हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके ऐप चैनल के सीएल ट्यूटोरियल में। और फार्माकोलॉजी की सीरीज चल रही थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरआरबी फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर एंड जीपैट की तैयारी के लिए कर रहे थे हम लोग बात। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स में। आज लेक्चर नंबर 39 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 39 में हम बात करेंगे कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स के बारे में। आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जब इसका हमने लेक्चर नंबर 37 दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट, कि हमारा जो किडनी होता है भाई साहब, उस किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। इसके तीन पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, सॉरी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स से आपके बताया था मैंने कि कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, वो होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड। तीन प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड, ठीक है। और मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि हमारा बेसिकली एड्रेनर्जिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आज की क्लास में हम कॉर्टेक्स से निकलने वाले इन तीन हार्मोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मोटा मोटा। जो आपका कार्टिकोस्टेरॉइड का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम बताएं तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेसिकली तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस, या इसको हम सेक्स स्टेरॉइड भी कहते हैं। दिस इज द एंड्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में बेसिकली जो मेन हार्मोन है वो है कार्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो सबसे मेन हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को हम एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये डायूरेटिक्स के जस्ट अपोजिट काम करता है। कैसे काम करते हैं डायूरेटिक्स? हमारे ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं और यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं। और ये कैसे काम करेंगे उल्टा? ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, यूरिन का आउटपुट कम करेंगे, ठीक है। तो ये तीन हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसमें खासतौर पे कार्टिसोल है। ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, ग्लूकोजियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनिएसिस, ये सारे प्रोसेस। एंड द मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और वाटर के लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए मोटा मोटा हमने बता दिया आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स में। ये सभी जो है आपस में कार्टिकोस्टेरॉइड्स या कार्टिकॉइड्स कहे जाते हैं। अब हिस्टोरिकल पॉइंट्स की बात कर लें कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, लोगों ने इसके बारे में जाना कैसे। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में एक बात मालूम चली कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है लाइफ के लिए, क्योंकि इससे कुछ ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी के काफी चीजों को मेंटेन रखता है। तो ये लोगों ने कहा कि भैया एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1930s में केंडल और उनके साथियों ने सबसे पहले स्टेरॉइड हार्मोन को आइसोलेट किया एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से पहली बार स्टेरॉइड्स हार्मोन को आइसोलेट किया गया था। और 1949 में हेंच ने क्या किया था? कार्टिसोन को इस्तेमाल किया था इन द रूमेटिक आर्थराइटिस। उन्होंने कहा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें जो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये काफी हेल्पफुल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके लिए उनको 1950 ईस्वी में केंडल, रिचर्डसन और हेंच को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कुछ हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब आते हैं अपने ड्रग्स की तरफ, फार्माकोलॉजी की तरफ। बायोसिंथेसिस की बात करें तो हमारे बॉडी में कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे बॉडी में स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, सारे स्टेरॉइडल हार्मोन को बनाने के लिए हमारे बॉडी में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कोलेस्ट्रॉल। अब आप कहेंगे सर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वो खतरे की बात है। कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल एक रॉ मटेरियल होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन्स को बनाने के लिए। और अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी रहेगी तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स कम बनेंगे, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्सेस हो जाएगा तो हमारे हार्ट के लिए खतरनाक होता है। तो जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं इसमें C21 स्टेरॉइड रिंग पाई जाती है। ये बात याद रखिए, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे कार्टिकोस्टेरॉइड्स में C21 स्टेरॉइडल रिंग पाई जाती है। इसमें साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्चुअल में जो स्टेरॉइडल रिंग होता है उसका केमिकल नाम होता है साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन, ओके। और ये कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, यानी जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कितना स्टेरॉइड हार्मोन बनेगा, कितना नहीं बनेगा, क्या रिलीज रेट रहेगा, ये सारा का सारा नियंत्रण ACTH के पास होता है। अब ACTH का काम क्या क्या है आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ACTH वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अवेलेबिलिटी होगी तो उतना ज्यादा हमारी बॉडी में
बेसिकली हम स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज कर पाएंगे। स्टीरियोडोजेनिक एंजाइम्स को भी इंक्रीज करता है ताकि हमारे बॉडी में स्टेरॉयडल हार्मोन बन पाए। ये आपके सारे जो स्टेरॉयडल हार्मोन का जो कंट्रोल है उसको रिलीज, उस सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। भाई निगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है? कार्टिसोल जो है ये एसीटीएच हार्मोन को और सीआरएच हार्मोन को इनहिबिट करता है। व्हाट इज द एसीटीएच? एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंड सीआर इज द कार्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि ये जो आपका ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे ही हमारे बॉडी में कार्टिसोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा बनने लगती है, यानी स्टेरॉयडल हार्मोन जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतना बन रहा है तो ठीक है, एक्सेस बनने लगता है तो उस केस में ये कार्टिसोल एसीटीएच को काम करने से रोकता है, इसको इनहिबिट करता है, ताकि एसीटीएच जब काम करना बंद करेगा तो ऑटोमेटिक हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा। डेली कितना सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी से? जो हाइड्रोकार्टिसोन है, कार्टिसोल लगभग 10 से 20 मिलीग्राम पर डे निकलता है और सुबह के टाइम ये पीक पे होता है उस समय। वही एल्डोस्टेरॉन की बात करें जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये 0.125 मिलीग्राम पर डे निकलता है और बहुत स्मॉल अमाउंट पे ये हमारी बॉडी से, ये पॉइंट डेटा याद कर लीजिएगा कि किस अमाउंट पे ये रिलीज होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शंस की, कि हमारे बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और वाटर के लेवल को बैलेंस करते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो चलिए एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैसे काम करता है? ये हमारी बॉडी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, जो यूरिन पास आउट होता है उसमें जो हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसमें सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, कहां से? डिस्टल ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से। इसके अलावा पोटेशियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, यानी पोटेशियम और वाटर को बाहर जाने देता है यूरिन के थ्रू और सोडियम को रोक करके अंदर रखता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सोडियम को अंदर ले रहा है तो पोटेशियम और हाइड्रोजन को बाहर निकलता है। तो इस केस में अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इस हार्मोन की कमी हो जाए, किस हार्मोन कमी हो जाए? आपके एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड कमी हो जाए, तो क्या होगा? जब इसकी कमी होगी तो सोडियम का रिएक्शन कम हो जाएगा, तो बॉडी से सोडियम का लॉस बढ़ेगा, यानी उस केस में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, ईसीएफ वॉल्यूम घट सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? वाटर का रिटेंशन जो है बिना सोडियम के होगा, जिससे सेलुलर हाइड्रेशन हो सकता है। हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब इकट्ठा हो रहा है लेकिन सोडियम उसमें कम है, तो उस केस में सेलुलर हाइड्रेशन हो सकता है। क्योंकि सोडियम कम हो रहा है, पोटेशियम और हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ रहा है, तो हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। पोटेशियम बढ़ेगा तो हाइपरकैलेमिया और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ेगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। यानी ये सब कब हो सकते हैं? जब हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाए या उसका रिलीज कम हो जाए, और ये सभी के सभी सर्कुलेटरी कोलैप्स काज कर सकते हैं, इंसान की मौत भी हो सकती है। मैकेनिज्म की बात करें, कैसे काम करते हैं एल्डोस्टेरॉन हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन जो है हमारी बॉडी में बेसिकली एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है AIP, एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन। ये जीन के द्वारा मॉडिफाइड होता है और ये सोडियम पोटेशियम एडिपेज जो मेम्ब्रेन है उसको कंट्रोल करता है, और ये जो आपका ENAC बीटा सब यूनिट में बाइंड करता है। 1 से 2 घंटे तक इसका असर रहता है। ठीक है, एक्सेस साइड इफेक्ट क्या है? ज्यादा सॉल्ट और वाटर रिटेंशन हो सकता है, तो एडिमा वगैरह हो सकता है। ज्यादा वाटर रिटेंशन होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोकैलेमिया और एल्कलोसिस, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कार्टिसोल की बात करते हैं। अभी हमने बात की थी एल्डोस्टेरॉन की, तो इसका मैंने क्या बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन नहीं करता, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन और फैट को भी मेंटेन करता है भाई साहब। तो कैसे काम करता है? ये ग्लूकोनियोज प्रोसेस बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी न्यू ग्लूकोज फॉर्म करता है फ्रॉम द प्रोटीन एंड फैट एंड लिपिड्स, जिससे हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ग्लाइकोजन के डिपोजिशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डाउन करता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, क्यों? जिससे हमारे बॉडी में जब ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा करेगा तो मसल्स कमजोर होंगी। क्यों? क्योंकि मसल्स वेस्ट होंगी, थिक होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत बढ़ सकती है अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लग जाए बॉडी में। तो अब कैटाबॉलिक हार्मोन की बात करें तो ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी करता है। व्हाट इज द नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस? यानी जब हमारे बॉडी में प्रोटीन बनने से ज्यादा ब्रेकडाउन होने लगे, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन से ज्यादा ब्रेकडाउन होने लगे, उससे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस करता है। दूसरा, ये फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जैसे
ये हमारी बॉडी में लाइपोलिसिस कॉज करता है बाय द हार्मोन जीएच, ग्लूकागॉन और एड्रेनालिन। 3 हार्मोन की हेल्प से लाइपोलिसिस कॉज करता है और हमारे बॉडी में फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉज करता है। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है, हमारे बॉडी में लाइपोलिसिस कर रहा है ये तो ठीक है, यानी हमारे बॉडी से फैट का ब्रेकडाउन कर रहा है, लेकिन ये टूटे हुए फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी ये अब कहां कहां करता है, हमारे ट्रंक में, हमारे गले में, हमारे पेट में, बेली फैट में और इस चेहरे पे। यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये एंजाइम ज्यादा हार्मोन निकलने लगता है तो उस केस में उसकी बॉडी में मोटापा आने लगता है, उसका पेट, उसका गला, उसका गाल बहुत मोटा होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पैरों से, लिम्स से हाथ पैर पतले हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो फेस है, बफेलो बम्प है, ये होने लगता है। अब ये जो बेसिकली जो एंजाइम होते हैं इसका नाम है 11 बीटा HSD। ठीक है, HSD जो हमारा ये एंजाइम है बेसिकली हाइड्रोक्सी, इसका नाम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयडल डिहाइड्रोजिनेज। और ये 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, HSD1 और HSD2। ये कैसे काम करते हैं? जो 11 बीटा HSD1 है ये कार्टिसोन को कार्टिसोल में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिए, कार्टिसोन एक इनएक्टिव फॉर्म है और कार्टिसोल जो है वो एक्टिव फॉर्म है। तो 1 जो 1 नंबर वाला आदमी होता है वो हमेशा एक्टिव में काम करता है और 2 नंबर वाला आदमी हमेशा इनएक्टिव काम करता है। इसको ऐसे याद करो ट्रिक से। तो जो HSD1 1 नंबर वाला है ये कार्टिसोन को एक्टिव कार्टिसोल में कन्वर्ट करता है, जबकि जो 2 नंबर वाला है HSD2 ये कार्टिसोल यानी एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है कार्टिसोल में। इस तरह से याद करें, 2 तरह से एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं। अब लिपिड और फैट के साथ साथ ये हमारे बॉडी, प्रोटीन के साथ साथ ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी करता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को घटाता है इंटेस्टाइन से, यानी हम जो भी खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो वो खाना और दूध इंटेस्टाइन से निकल जाता है ब्लड में, तो उस एब्जॉर्प्शन को कम करता है। किडनी से एक्सक्रीशन बढ़ाता है, यानी कुल मिलाकर हमारी बॉडी में कैल्शियम का रेट कम करेगा। बोन रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ऑस्टियोइड्स फॉर्मेशन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। वाटर एक्सक्रीशन मैंने बताया था, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है बेसिकली जीएफआर को मेंटेन करने के लिए वाटर को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो ये हमारे बॉडी में वैस्कुलर टोन को बढ़ाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ाते हैं, कैपिलरी परमिबिलिटी को डाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो कैटाकोलामीन का जो एड्रेनालिन, एंजियोटेंसिन वगैरह होता है, इसकी डिफिशियंसी से शॉक लाइक सिम्टम्स आते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो इसकी रिलीज से ब्लड प्रेशर डाउन होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, स्केलेटल मसल में बात करें तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से मसल वीक होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये देखा गया है। सीएनएस की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे सीएनएस में माइल्ड यूफोरिया कॉज करता है, यानी हल्का फुल्का आपको नींद जैसा आएगा, जैसा हल्का सा नींद आता है, वो फीलिंग आपको यूफोरिया की फीलिंग आती है अगर आप इसको यूज करते हैं। ज्यादा डोज लेने पर ये इंसोम्निया भी कॉज कर सकता है, मानिया भी कॉज कर सकता है, डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है, एडिसन डिजीज वगैरह भी कॉज कर सकता है। स्टमक में देखा जाए तो ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है, यानी कि पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। ब्लड और लिम्फ टिश्यू की बात करें तो लिम्फोलाइसिस करता है, यानी टी सेल की संख्या को बढ़ा करके बी सेल की संख्या को घटा देता है। लिम्फोमा सेल्स हाईली सेंसिटिव होते हैं, इसको थेरेपी में यूज करते हैं। प्लेटलेट आरसीबी के लेवल को बढ़ाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए डेक्सामेथासोन वगैरह, प्रेडनिसोलोन वगैरह का इस्तेमाल हम लोग एज ए इम्यून डिजीज के लिए करते हैं। ठीक है, ये एक्सोडिशन, सेल माइग्रेशन, फाइगोसाइटोसिस, फाइब्रोब्लास्ट फंक्शन, कोलेजन डिपोजिशन, इस सब में काम करता है। कैसे काम करते हैं ये, क्यों आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसे एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं? ये एनेक्सिन जो बनाता है, जो मतलब बेसिकली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है एनेक्सिन को फॉर्म करते हैं, और ये एनेक्सिन जो है PLA2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और जब ये PLA2 रिसेप्टर नहीं बनता है, इससे बाइंड नहीं होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंड आई, यूलिकोट्रिन्स, कॉक्स2, साइटोकाइनिन, इन सब का जो सिंथेसिस है वो डाउन हो जाता है, घट जाता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसके साथ साथ ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी में अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह है तो उसको सप्रेस करने में भी ये हेल्प करते हैं। ये बेसिकली इंटरल्यूकिन 2 और टी सेल के प्रोलिफरेशन को डाउन करते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म क्या है, मैंने बताया कि मैकेनिज्म यही है कि बिल्कुल ये सेल के अंदर घुसेगा और न्यूक्लियस से जाके बाइंड करेगा, और न्यूक्लियस से जाके बाइंड करके वहां पे स्टेरॉयडल जीआर कॉम्प्लेक्स बना करके न्यूक्लियस में एक नए जीन का फॉर्मेशन करता है, वो जो जीन जो है इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये नॉन, अब इसके कुछ हम मेडिसिन देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लें तो ये सारे के सारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टैबलेट्स के फॉर्म में आजकल मिलते हैं वो वेल एब्जॉर्ब होते हैं, स्किन से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। आईवी इसका ज्यादा बेहतर फॉर्म है।
MI से भी दे सकते हैं। अब कुछ ड्रग के नाम याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ड्रग है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जितने भी ड्रग्स है, उस ड्रग में हाइड्रोकॉर्टिसोन है, डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, मेथाइल प्रेडनिसोलोन है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन की बात करें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन को हमेशा हम इंजेक्शन के फॉर्म में ही देते हैं, इसे कभी भी टैबलेट के फॉर्म में नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इसको हम पेरेंटल डोज में ही देने की कोशिश करते हैं। 90% प्रोटीन बाइंडिंग होती है। प्रेगनेंसी के समय में ये CBC लेवल को बढ़ाता है, टोटल कार्टिसोल, बट फ्री कार्टिसोल नॉर्मल है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो हम देते हैं तो लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, कॉन्जुगेशन होता है यूरिन के द्वारा। T-हाफ जो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का होता है वो करीब 1.5 घंटे के आसपास होता है, यानी हमारी बॉडी में 1.5 से 2 घंटे इसका असर होता है। बायोलॉजिकल T-हाफ लॉन्गर होता है। एंजाइम इंड्यूसर्स की बात करें, अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ हम फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन ड्रग खा रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में एंजाइम को इंड्यूस करते हैं, ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज होता है और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। जो 1.5 घंटे का असर है वो आधे घंटे में खत्म हो सकता है। बाकी कुछ और पोटेंसी वगैरह की बात करें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। ये ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों के एक्शन को शो करता है। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट में, शॉक में, एड्रेनल क्राइसिस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी दवाई है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा पोटेंट होता है। इट हैज मोर पोटेंसी देन प्रेडनिसोलोन, ठीक है। इसके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज्यादा होती है रेदर देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इन ड्यूरेशन इंटरमीडिएट है। इन्फ्लामेशन, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली ड्रग है मेथाइल प्रेडनिसोलोन। मेथाइल प्रेडनिसोलोन इज मोर सेलेक्टिव देन प्रेडनिसोलोन। इसको हमेशा IM या ओरली हम टैबलेट के फॉर्म में भी देते हैं, खासतौर पे पल्स थेरेपी के लिए इसको IV हम देते हैं। बाकी अगली ड्रग है ट्राइमिकिनोलोन, ठीक है। ट्रिमाकिनोलोन जो भी हमारा स्टेरॉइडल ड्रग है, इसमें भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज्यादा होती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसमें नहीं होता है। इसको हम सिस्टमिकली या टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं। डेक्सामेथासोन, दिस इज वेरी पोटेंट ड्रग, हाईली सिलेक्टिव ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग। इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है तो उसमें डेक्सोना का इंजेक्शन लगाते हैं। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसका बहुत कम होता है। इसको ब्रेन एडिमा, कीमोथेरेपी, कफ डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह में हम डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने भाई साहब कोशिश की कि सारे जो ड्रग्स थी, सारा जो थेरेपी था, थ्योरी था, हमने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा, द प्राइमरी फैक्टर रेगुलेटिंग द रेट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस इज एड्रेनल कॉर्टेक्स। हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के या पूरे के पूरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो सिंथेसिस है उसको कौन कंट्रोल करता है? कोलेस्ट्रॉल की अवेलेबिलिटी कंट्रोल करती है, एल्डोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन, या ACTH का स्टिमुलेशन, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही जवाब है नंबर C, ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन पिट्यूटरी से जितना निकलेगा उतना ज्यादा इसका सिंथेसिस होगा। ऑप्शन नंबर C इज एग्जैक्टली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एल्डोस्टेरॉन डिफिशियंसी। अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन की कमी हो जाती है तो सभी कुछ होता है एक चीज को छोड़कर। क्या हाइपोनाइट्रीमिया होगा? बिल्कुल होता है। हाइपरकेलेमिया होता है? बिल्कुल होता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रिड्यूस्ड ECF वॉल्यूम? भाई साहब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर C यहां पे है कि ये नहीं होता है, बाकी सारी चीजें होती है। यहां पे अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता तो ये भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेस एल्डोस्टेरॉन कंट्रीब्यूट्स टू वर्सनिंग हार्ट फेलियर। अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देता है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस को बढ़ा देता है, हाइपोनाइट्रीमिया कॉज करता है, या डिक्रीज वेनस रिटर्न। एक्चुअल में जब एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी में फाइबर्स डिपॉजिट करता है हार्ट की मसल्स पे, जिसकी वजह से हार्ट का मसल जो है उसको फाइब्रोसिस कॉज करने लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। विच एंजाइम इज कन्वर्ट्स कॉर्टिसोल टू इनएक्टिव कॉर्टिसोल? ध्यान दीजिएगा यहां पे एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान, आपको बताया था 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं,
है ना, 11 बीटा HSD1 और HSD2। तो एक्टिव को इनएक्टिव में कौन कौन, मैंने कहा इनएक्टिव काम कौन करता है, 2 नंबर वाला आदमी, एक काम नंबर वाला आदमी एक्टिव काम करता है। तो एक्टिव से इनएक्टिव मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 बीटा HSD2। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट इन क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत ज्यादा हो चुका है तो उस केस में उसके बॉडी में फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके फेस पे, उसके हम्प पे, उसके ट्रंक पे। तो ये क्यों होता है, बेसिकली ये क्यों होता है? लाइपोजेनेसिस बढ़ता है इंसुलिन के द्वारा, या इंक्रीज्ड 11 बीटा HSD2 एक्टिविटी, या डिक्रीज GS सिक्रीशन, या परमिसिव रोल इन लाइपोलिसिस एंड अल्टर्ड फैट डिपोजिशन। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये लाइपोलिसिस करता है और फिर फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, दैट्स वाई ये दिक्कत हमको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस ऑकर्स मेनली बिकॉज ऑफ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से आपको पता है कि लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत देखी गई है, ऐसा क्यों होता है? सभी जवाब सही है किसी एक को छोड़कर। ये बोन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सही लग रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ऑस्टोइड फॉर्मेशन को घटा देता है, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी घटा देता है। तो इसमें सही जवाब जो आपको लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी मतलब ये नहीं होता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है, ना कि ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट इज द बोन फॉर्मिंग, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर इंटॉक्सिकेशन इन एड्रिनल इनसफिशियंसी प्राइमरली रिजल्ट्स फ्रॉम द लैक ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटॉक्सिकेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन इन एड्रिनल इनसफिशियंसी, अगर एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम निकल रहा है उस केस में क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन का सोडियम रिटेनिंग एक्शन घट जाता बढ़ता है, कार्टिसोल्स परमिसिव इफेक्ट ऑन एडीएच, कार्टिसोल रोट ऑन वाटर एक्सेशन, एडीएच इनविजिबिलिटी इन, मतलब पूछ रहा है वाटर इंटॉक्सिकेशन क्यों हो जाता है। तो बेसिकली इसका जो मेन रीजन है परमिसिव इफेक्ट ऑफ एडीएच हो सकता है। वैसे इसका जवाब ये भी सही लग रहा है, रोल ऑफ वाटर एक्सक्रीशन, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिफिशियंसी। अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डिफिशियंसी है तो कौन सा कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट देखा गया है? ब्रेडिकार्डिया होना, कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना, वैसोडाइलेशन विथ पुअर एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सिवनेस, या हाइपरटेंशन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब घटती है तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक ब्लड वेसल डायलेट होता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वैसोडाइलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वीकनेस इन क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस इज मेनली ड्यू टू। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब ज्यादा होता है तो हमें वीकनेस फील होता है, क्यों? हाइपोग्लाइसीमिया कारण, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कारण, हाइपोकैल्सीमिया कारण, या हाइपर मैग्नीसिया कारण। आपको पता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड संख्या बढ़ेगी तो हमारे बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ता है, मसल वीक्स होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 10, which CNS effect is commonly associated with therapeutic dose of glucocorticoid। अगर आप किसी व्यक्ति को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नॉर्मल डोज दे रहे हैं तो उसके CNS पे क्या असर पड़ता है? चारों ऑप्शन है, साइकोसिस, डेलीरियम, यूफोरिया, या सीजर्स। तो आपको पता है थेरापेटिक डोज पे उसको हल्की सी नींद आती है, ऑप्शन नंबर सी है यूफोरिया। हाई डोज होने पर फिर उसको डेलीरियम, साइकोसिस या डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक पर्याप्त है। बाकी क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, ये आप लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन पे नोट्स अपलोड है, वहां से कर लीजिएगा। तो फार्माकोलॉजी मेरे ख्याल चैप्टर ये खत्म हो गया, मैं देख लेता हूँ एक आध लेक्चर और हो जाएगा। तो 40 लेक्चर्स होने के बाद हम फार्माकोलॉजी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि आप लोग परेशान हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते। हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, या तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सुटिक्स तो ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ाया है लास्ट लेक्चर, अगर आप वीडियोस देखेंगे पुराने वाले, सुटिक्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बार आप देखिएगा क्या पढ़ना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।